Namaskar, welcome to English Study. I am Rekha Gupta. Ensure your selection with Focus 14. This is 10 question series. Please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. The poem Admonition to a Traveler is written by William Wordsworth. तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है जिसका टाइटल है एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर. याद रखेंगे एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो पोएम है ये पॉपुलर नहीं है और बहुत ज्यादा सुनने को नहीं मिलता है, तो इसलिए इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है कि एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर किसका वर्क है. तो दिस इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं कैरी किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्यूरिंग मैन. तो किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को एन एवर इंड्यूरिंग मैन कहा है? तो दैट इज एस.टी. कॉलरेज. हिज कंपेनियन एस.टी. कॉलरेज कॉल्ड हिम एज एन एवर इंड्यूरिंग मैन. तो याद रखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए ये बात किसने कहा है एवर इंड्यूरिंग मैन? तो एस.टी. कॉलरेज ने कहा है. The Prelude 1806 was read to him by Wordsworth. S.T. Coleridge praises Wordsworth and his poetic ability. Actually, S.T. Coleridge ने ये बात क्यों कहा ever enduring man? क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना वर्क जो द प्रिल्यूड लिखा था 1806 में, उसे इन्होंने रीड किया था एस.टी. कॉलरेज के सामने. तो वर्ड्सवर्थ ने एस.टी. कॉलरेज को अपना वर्क द प्रिल्यूड सुनाया था, इसीलिए एस.टी. कॉलरेज ने उनके प्रेज में, उनके पोएटिक एबिलिटी के प्रेज में ये बात कहा है एवर इंड्यूरिंग मैन. क्वेश्चन नंबर 3. Thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic free. The above lines are written for John Milton. तो याद रखेंगे thou hadst a voice whose sound was like the sea. आपकी वॉइस ऐसी वॉइस है जैसे ओशन की आवाज हो. प्योर एज द नेकेड हेवंस, मैजेस्टिक फ्री. और उसी तरह से प्योर है जिस तरह से हेवन फ्री है, मैजेस्टिक है, फ्री है. बिल्कुल. तो ये बात किसने कहा है और किसके लिए कहा गया है? तो क्वेश्चन इज किसके लिए कहा गया है? तो जॉन मिल्टन के लिए ये बात कही गई है. और किसने कहा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है. याद रखेंगे द एबो लाइन्स ऑकर इन टू मिल्टन और लंदन 1802 सोनेट. तो विलियम वर्ड्सवर्थ का सोनेट है जिसका टाइटल है लंदन 1802 और उसका सेकंड टाइटल है टू मिल्टन. तो याद रखेंगे वर्ड्सवर्थ के सोनेट का टाइटल है लंदन 1802 या फिर सेकंड उसका टाइटल है टू मिल्टन. तो इसी सोनेट में मिल्टन की प्रेज करते हुए वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही है. The speaker addresses the soul of the dead poet John Milton. तो यहाँ पे जो सोनेट लंदन 1802 है, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, जॉन मिल्टन जो कि डेड पोएट है, इनकी सोल को एड्रेस करते हुए ये बातें कहते हैं कि आपकी जो आवाज है, साउंड है, वो ओशन की तरह है, प्योर है, हेवन की तरह और मैजेस्टिक है. तो याद रखेंगे किसके लिए कहा गया है? जॉन मिल्टन के लिए. और किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने. कहाँ कहा है? अपने सोनेट लंदन 1802 में. किस तरह का सोनेट है? पेट्रोर्कन स्टाइल का सोनेट है. क्वेश्चन नंबर 4. इन विच पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ इज enchanted and moved by a single girl's song. तो वो कौन सा पोएम है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ एक लड़की के सॉन्ग से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं? तो दैट इज द सॉलिटरी रीपर. सॉलिटरी रीपर में एक लड़की क्या कर रही होती है? रीप कर रही होती है क्रॉप्स को और साथ में सैड सॉन्ग सिंग कर रही होती है. उसी से विलियम वर्ड्सवर्थ क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और अट्रैक्ट होकर उन्होंने ये पोएम लिख दिया द सॉलिटरी रीपर. पोएम लिरिक पोएम है, बैलेट के फॉर्म में है और पब्लिश्ड होता है 1807 में. 1807 में ये पोएम पब्लिश्ड होता है पोएम इन 2 वॉल्यूम्स वाले कलेक्शन में. वर्ड्सवर्थ का जो कलेक्शन है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, तो उसी में द सॉलिटरी रीपर जो है पब्लिश्ड होता है 1807 में. याद रखेंगे बैलेट के फॉर्म में है. क्वेश्चन नंबर 5. विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसिडर्ड टू बी हिज मैग्नम ऑपस. तो विलियम वर्ड्सवर्थ का वो कौन सा वर्क है जिसे मैग्नम ऑपस यानी कि मास्टरपीस कहा जाता है? तो दैट इज द प्रिल्यूड. वर्ड्सवर्थ का जो वर्क प्रिल्यूड है वो मैग्नम ऑपस यानी कि मास्टरपीस कहलाता है. तो याद रखेंगे द प्रिल्यूड इज द वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ.
और इसी वर्क को ना एसटी कॉलेज को सुना रहे थे, तो एसटी कॉलेज ने उन्हें ईवर इंड्यूरिंग मैन कहा। तो जब जब वर्ड्सवर्थ ने द प्रिल्यूड सुनाया था एसटी कॉलेज को, तो एसटी कॉलेज का कमेंट आया था एन ईवर इंड्यूरिंग मैन। द फुल टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड इज द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। तो द प्रिल्यूड का जो कंप्लीट टाइटल है, एक तो द प्रिल्यूड टाइटल है और दूसरा टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल इपिक पोएम है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और ये पब्लिश होता है 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। और किसके द्वारा पब्लिश कराया जाता है? इनकी वाइफ मैरी हचिंसन के द्वारा पब्लिश कराया जाता है। और जो द प्रिल्यूड टाइटल है इनकी वाइफ ने ही दिया था। इट इज डिवाइडेड इनटू 14 बुक्स। द प्रिल्यूड टोटल 14 बुक्स में डिवाइडेड है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों ने देख लिया, डिस्कस कर लिया गया है द प्रिल्यूड को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो पोएम है किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। इट इज अ लिरिक पोएम कंपोज्ड इन 1802 एंड पब्लिश्ड इन 1807 इन हिज पोएटिक कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। तो ये किस तरह का पोएम है? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस लिरिक पोएम है वर्ड्सवर्थ का, और इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा था 1802 में और 1807 में पब्लिश हुआ था उनके पोएटिक कलेक्शन में पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। तो याद रखेंगे पोएम इन 2 वॉल्यूम्स कब आता है? 1807 में। उसी के साथ ये पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस भी पब्लिश हुआ था। सेंट्रल थीम क्या है इस पोएम की? नीड फॉर रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इन द फेस ऑफ ओल्ड एज इन एक्यूट सफरिंग। तो ओल्ड एज और एक्यूट सफरिंग के समय जो रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस की जरूरत है, तो रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस के लिए जो जरूरत है वही इस पोएम का सेंट्रल थीम है। तो याद रखेंगे व्हाट द पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। किस तरह का पोएम है? लिरिक पोएम है। कब लिखा गया था? 1802 में। पब्लिश हुआ था 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। थीम क्या है? सेंट्रल थीम रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस की जरूरत। जब एक इंसान ओल्ड एज और एक्यूट सफरिंग को फेस कर रहा होता है तो रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस की जरूरत होती है। दैट इज द थीम ऑफ दिस पोएम। क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट द लूसी पोएम्स? विलियम वर्ड्सवर्थ। लूसी पोएम्स किसने लिखे हैं? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं। Lucy Poems is a series of 5 poems about an idealized young woman named Lucy, published in the second edition of Lyrical Ballads in 1800. तो लूसी पोएम्स जो है वो 5 पोएम्स की सीरीज है और एक यंग वुमेन के बारे में है। हु इज दैट यंग वुमेन? उसका नाम है लूसी। तो उसी को लेकर विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे ये 5 पोएम्स लूसी सीरीज के, और ये पब्लिश होता है लिरिकल बैलेड के सेकेंड एडिशन में। और सेकेंड एडिशन कब आया था? 1800 में आया था लिरिकल बैलेड का। याद रखेंगे इसी एडिशन में, इसी सेकेंड एडिशन में लिरिकल बैलेड के वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस भी ऐड किया था। अब वो देख लेते वो 5 पोएम्स कौन कौन से हैं जो लूसी पोएम्स के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे फर्स्ट वन इज स्ट्रेंज फेट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। तो याद रखेंगे स्ट्रेंज फेट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन लूसी पोएम है। She dwelt among the untrodden ways, ये भी लूसी पोएम से। I traveled among unknown men, ये भी लूसी पोएम से। 3 years she grew in sun and shower, ये भी लूसी पोएम से। A slumber did my spirit chill, ये भी लूसी पोएम से। तो ये सभी 5 लूसी पोएम्स को आपको याद करना है और ये भी याद रखना है कि ये पब्लिश होता है लिरिकल बैलेड के सेकेंड एडिशन 1800 में। Question number 8. Wordsworth the Borderers is a verse tragedy set during the reign of King Henry III. तो देखिए वर्ड्सवर्थ का जो वर्स ट्रेजेडी है द बॉर्डरर्स, वो कब सेट होता है, किसके शासनकाल में ये जो प्ले है लिखा जाता है? तो किंग हेनरी थर्ड। तो वर्ड्सवर्थ के टाइम में किंग हेनरी थर्ड का शासनकाल था स्टार्ट में, और ठीक है उसके बाद तो फिर विक्टोरियन एज आ जाता है। तो याद रखेंगे वर्ड्सवर्थ का जो द बॉर्डरर्स है वर्स ट्रेजेडी है और ये बिलोंग करता है किंग हेनरी के शासनकाल को, किंग हेनरी थर्ड के शासनकाल को। Question number 9. Which poem of Wordsworth do these lines appear? Wisdom is oft times nearer when we stoop than when we soar.
तो ये जो स्टेटमेंट है, ये कोटेशन है वर्ड्सवर्थ के किस पोयम से लिया गया है? तो द एक्सकर्जन। याद रखेंगे लाइन क्या है? विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टूप देन वी देन व्हेन वी शोर। तो ये द एक्सकर्जन के लिए है। द एक्सकर्जन बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रेक्लूस इज अ लॉन्ग पोएम फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1814। एक्सकर्जन क्या था वर्ड्सवर्थ का? जो एक्सकर्जन पोएम है वर्ड्सवर्थ का, ऐसा माना जाता है कि ये द रेक्लूस जो वर्ड्सवर्थ का वर्क है उसी का पार्ट है। तो एक्सकर्जन जो है एक लॉन्ग पोएम में पब्लिश्ड होता है 1814 में, और ये द रेक्लूस का ही पार्ट माना जाता है। इट वॉज इंटेंडेड टू बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द रेक्लूस, और ऐसा माना जाता है कि ये द रेक्लूस का सेकेंड पार्ट है। और द रेक्लूस किस तरह का वर्क था? एक अनफिनिश्ड वर्क था वर्ड्सवर्थ का, जो कि लॉन्ग वर्क था। और इसका मतलब है कि दैट वाज आल्सो मीन टू इंक्लूड द प्रिल्यूड। तो द प्रिल्यूड जो है वो भी माना जाता है कि द रेक्लूस में ही इंक्लूडेड था। इट्स मीन द रेक्लूस इज द बिगर वर्क, और उसी का एक पार्ट द प्रिल्यूड है, और उसी का सेकेंड पार्ट द एक्सकर्जन है। और जो द रेक्लूस है वो अधूरा रह गया था, इसीलिए ये लेटर ऑन 1888 में आई थिंक ये पब्लिश होता है। एक बार डेट क्लियर कर लेंगे। तो याद रखेंगे ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? द एक्सकर्जन से लिया गया है। लाइन क्या है? विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टूप देन व्हेन वी सोर। तो ये एक्सकर्जन से लिया गया है। एक्सकर्जन जो है द रेक्लूस का ही पार्ट है, और पब्लिश्ड होता है 1814 में, लॉन्ग पोयम है, और ये रेक्लूस का सेकेंड पार्ट माना जाता है। और जबकि द प्रिल्यूड भी रेक्लूस का ही पार्ट माना जाता है। और द रेक्लूस किस तरह का वर्क है? एक अनफिनिश्ड लॉन्गर वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने देखा है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी पॉइंट को उठाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना होगा। और ये स्टेटमेंट जो है, लाइन है, कोट है, ये तो याद रखना ही रखना है आप लोगों को कि एक्सकर्जन से लिया गया है। और द एक्सकर्जन, द रेक्लूस, द प्रिल्यूड, ये सभी लॉन्ग वर्क के वर्ड्सवर्थ के। Question number 10. Ode on Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood is in form of Pindaric Ode. तो देखिए ये जो इमोर्टलिटी ओड के नाम से फेमस है, जिसका टाइटल इतना लंबा सा है, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो ये लंबा सा नाम फेमस है एज ए इमोर्टलिटी ओड। ये किस तरह का ओड है? तो ये पिंडारिक ओड है, याद रखेंगे। अब जब पिंडारिक ओड का टर्म, ये जो टर्म पिंडारिक आया है, तो फिर इसके बारे में भी जान लेना ठीक होगा। पिंडारिक ओड टर्म यूज फॉर लूज और इरेगुलर ओड्स। पिंडारिक ओड किस तरह का ओड होता है? लूज और इरेगुलर ओड्स होता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं देख लीजिए, जरूर पूछते हैं, ये क्वेश्चंस बनते हैं। अ स्ट्रोफी, एन एंटीस्ट्रोफी और इपोड। तो याद रखेंगे पिंडारिक ओड के 3 पार्ट्स होते हैं, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, इपोड होता है। एंटीस्ट्रोफी क्या होता है? मेलोडिकली हार्मोनियस होता है। तो याद रहेगा ना, ये लंबा सा टाइटल वाला इमोर्टलिटी ओड जो है वो किस प्रकार का ओड है? पिंडारिक ओड है। और पिंडारिक ओड जो होता है लूज और इरेगुलर ओड्स की कैटेगरी में आता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड होता है। अब कोई डाउट हो तो फिर आप लोग थोड़ा सा इसको बार बार देख सकते हैं, और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में राइट भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मोटिवेशन तो बनता है, और वो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? आप लोगों से मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइल।